Welcome back, students. Today we are going to start the second chapter of civics, chapter number 19, our state governments. So let us start this chapter. As we know, India is a very big country. It is the 7th largest country of the world, and according to as far as the population of our country in the world level is concerned, it is the second largest populated country of the world. Its area, the area of our country is 3.28 million square kilometer, and it is located in South Asia. Our country is divided into 28 states and 8 union territories. Okay, the last two union territories are Jammu and Kashmir and Ladakh. You know it. And 28 there were 29 states in our country, but Jammu and Kashmir was removed from the list of states, so from 29 it was reduced to 28. In our country there are two types of government. One is called union government and the other is called state government. यूनियन गवर्नमेंट के बारे में आप लोग सुने हैं कि यूनियन गवर्नमेंट में कौन होते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक वैसा ही स्टेट गवर्नमेंट का भी स्ट्रक्चर होता है जैसा यूनियन गवर्नमेंट का है। ऑलमोस्ट सेम टू सेम स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। इसमें प्रेसिडेंट की जगह कौन होता है? गवर्नर। देन चीफ मिनिस्टर, जिसको हिंदी में हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं, और चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिल करके स्टेट गवर्नमेंट को चलाते हैं। नाउ पे अटेंशन, देयर इज अ डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीज़न किया गया है। इस पावर को 3 लिस्ट में बांटा गया है, डिवीज़न ऑफ 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। इन 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स का नाम है, पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, और एक लिस्ट नंबर 4 है रेजिडुअरी लिस्ट। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअली एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनियन गवर्नमेंट को क्या पावर दिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर दिया जाएगा। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए पावर को 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग को कहते हैं यूनियन लिस्ट। इसमें टोटल सब्जेक्ट्स हैं 97 सब्जेक्ट्स, और इस 97 सब्जेक्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट में जितने भी 97 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें लॉ बनाने का काम, कानून बनाने का काम सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को है। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स में स्टेट लिस्ट लॉ नहीं बना सकता है। पॉइंट नंबर 2, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स है। सभी 66 सब्जेक्ट्स में लॉ बनाने का काम यानी कानून बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट को है। थर्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में टोटल सब्जेक्ट्स है 47 सब्जेक्ट्स।
ये सभी 47 सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है दोनों के लिए। कौन दोनों के लिए? यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। दोनों के दोनों स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर दिया जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यानी 47 सब्जेक्ट्स, उन सभी सब्जेक्ट्स में वे अपना अपना लॉ बना सकते हैं यानी कानून बना सकते हैं। फोर्थ, जो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये लिस्ट शामिल नहीं किया गया था, इसको बाद में शामिल किया गया जिसका नाम है रेजिडुअरी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी 1950 के बाद जो जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स नया नया आया वो सब इसमें रखा जाता है, जैसे सैटेलाइट हो गया, मीडिया हो गया, इन सबों पे कानून बनाने का काम रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में लॉ सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकता है। और एक टर्म आप लोगों को जानना चाहिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 यूनियन गवर्नमेंट एंड नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट। जब भी ये टर्म आए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब है दो तरह का गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स पावर इज, इसका मतलब है पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये याद रखना है, हम लोगों के कंट्री में जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है उसमें यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट के तुलना में। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज द स्टेट लेजिस्लेचर। द वर्ड लेजिस्लेचर वर्ड का क्या मतलब है? वन हु मेक्स लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाता है उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। याद रखना है बच्चों कि हमारे देश में दो लेवल पे कानून बनता है, एक यूनियन लेवल पे यानी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाता है, कानून बनाता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाता है। यानी कि लेजिस्लेचर जो वर्ड है सिंपल वे में समझना है कि कानून बनाने वाले को लेजिस्लेचर कहते हैं। दो तरह का लेजिस्लेचर होता है, एक को बोलते हैं यूनिकैमरल और सेकंड को बोलते हैं बाईकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब है हैविंग वन हाउस। अगर एक ही हाउस है तो उसको यूनिकैमरल कहेंगे, यूनि मतलब वन। बाईकैमरल हैविंग का मतलब है हैविंग टू हाउसेस, हैविंग टू हाउसेस। बाई मतलब ही होता है टू। और हमारे स्टेट में जो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। यानी कि 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। उन 6 स्टेट्स का नाम है, पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इस लिस्ट में जम्मू एंड कश्मीर का भी नाम था, बट जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट रहा नहीं, इसलिए उसको बाईकैमरल लेजिस्लेचर के लिस्ट से हटा दिया गया, यानी कि स्टेट लिस्ट से हटा दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे दो हाउसेस कौन कौन से होते हैं हमारे कंट्री में। स्टेट में दो हाउसेस जो हैं 6 स्टेट्स में जो पाया जाता है, उन दो हाउसेस का नाम क्या है? पहला का नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में कहते हैं विधानसभा। दूसरा हाउस का नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे हिंदी में कहते हैं विधान परिषद। लेकिन एक बात याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज मोर पावरफुल देन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल से ज़्यादा पावरफुल है
लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ऑल इन ऑल है, सारा काम स्टेट का आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ही होता है। ये याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधान सभा इज प्रेजेंट इन ऑल 28 स्टेट्स। दिस हाउस हैज मोर पावर देन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम लोग टोटल सीट्स का बात कर लेते हैं। द टोटल सीट्स और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल मेंबर कितना होंगे? इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट का जितना जैसा पॉपुलेशन होगा उसके अनुसार सीट को फिक्स किया जाता है किसी भी स्टेट का। अगर स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होगा, अगर स्टेट का पॉपुलेशन कम है तो नंबर ऑफ सीट कम होगा। याद रखिएगा, मिनिमम सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 होना चाहिए और मैक्सिमम सीट्स 500 होना चाहिए। हाउ इज इलेक्शन टेक्स प्लेस इन आवर कंट्री? हमारे कंट्री में इलेक्शन कैसे होता है? खास करके हम लोग स्टेट का बात कर रहे हैं, तो स्टेट में इलेक्शन कैसे होता है उसको देखना है। A state is divided into several areas, जिसको कहते हैं constituencies। बहुत सारे constituencies यानी एरियाज में बांट दिया जाता है। इसको समझने के लिए चलिए हम लोग अपना ही स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल झारखंड में पॉपुलेशन के हिसाब से टोटल सीट्स जो फिक्स किया गया है 81 सीट्स है। यानी कि पूरे झारखंड स्टेट को, मान लीजिए ये एरिया झारखंड है, दिस एरिया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये एरिया झारखंड है, तो इसको 81 एरियाज़ में, इक्वल एरियाज़ में हम लोग बांट देते हैं। ये एरिया में इक्वल एरिया में बांट दिए 81 एरियाज़ में, और हर एरिया को नंबरिंग कर दिए, 81 टोटल नंबर कर दिए। एक मिनिस्टर एक एरिया से निकलता है, जीत करके बाहर आता है, तो इस तरह से हर एरिया से टोटल मेंबर कितने निकलेंगे? 81। यानी टोटल सीट्स 81 है, उसके लिए 81 मिनिस्टर्स बाहर निकल करके आते हैं जीत कर। ओके, इससे रिलेटेड सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना है, समझिएगा। मोर देन 50% सीट्स इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट। एक सरकार बनने के लिए, गवर्नमेंट बनने के लिए 50% से ज़्यादा सीट होना चाहिए। चलिए इसको भी अपने ही स्टेट का एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे झारखंड का हम लोग बात कर रहे हैं, 81 सीट्स है, 81 का 50% कितना हुआ? 40.5, यानी कि 41 सीट्स का मतलब क्या है? मोर देन 50%। 41 सीट्स अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता है तो वो मेजॉरिटी कहलाएगा और वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। यानी कि 41 सीट्स आउट ऑफ 81 सीट्स इज द मेजॉरिटी सीट टू फॉर्म government in our state. Now let us see the difference between the two houses, legislative assembly and legislative council। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले legislative assembly, विधान सभा के बारे में देखते हैं। इसका टर्म है 5 years, टोटल पीरियड 5 years, यानी कि 5 साल तक ये हाउस रहता है। इट कैन बी डिसॉल्व्ड, इसको बर्खास्त किया जा सकता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम ना करे तो 5 years से पहले इसे गवर्नर के ऑर्डर से, यानी कि वो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अगर अप्रूवल दे देता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसके जगह प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रेसाइड करता है, उस हाउस को प्रेसाइड करता है स्पीकर। याद रखिएगा, अभी झारखंड का प्रेजेंट स्पीकर
है रविंद्रनाथ महतो। और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 इयर्स होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का, यानी विधान परिषद। इसका टर्म है यानी कि पीरियड है 6 इयर्स। ये परमानेंट हाउस है, यानी इसको कभी डिसॉल्व किया ही नहीं जा सकता। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस भी कहते हैं और इसको डिसॉल्व कभी भी नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात है, 1/3 मेंबर्स रिटायर कर जाता है। 1/3 मेंबर यानी कितना, 33% ऑफ द टोटल मेंबर्स वे रिटायर कर जाते हैं आफ्टर एवरी 2 इयर्स, यानी उनका 6 इयर्स कंप्लीट हो जाता है। और 33% ऑफ द टोटल मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर कर जाते हैं। इसका भी चेयरपर्सन स्पीकर होता है। और मिनिमम एज लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स है। ओके, इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे। दिस मच ओनली टुडे, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। Welcome back, students. We are in the continuation of chapter number 19, our state governments. आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जब हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं तो उसमें कौन कौन आता है, गवर्नर उसमें शामिल होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब मिल करके क्या कहलाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में पहले हम लोग देख चुके हैं कि इसमें 2 हाउसेस होता है, एक का नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरे का नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन दोनों ही हाउसेस का स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में याद रखना है कि इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑल आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। इसमें मिनिमम सीट 60 होता है और मैक्सिमम 500 तक जाता है, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे कंट्री का, वहाँ पे 404 मेंबर्स होते हैं। और मिज़ोरम में अगर हम बात करें टोटल मेंबर्स का तो इट इज़ 40 ओनली, विच इज़ लेस देन 60। यानी कि कुछ कुछ स्टेट को में हम एक्सेप्शन देखते हैं, जैसे मिज़ोरम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसमें 60 से कम सीट्स अलॉट किया गया है। लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहा जाता है, ये टर्म याद रखिएगा, लोअर हाउस है ये। लेजिस्लेटिव असेंबली का फंक्शन सेम है जो कि लोकसभा का फंक्शन है यूनियन लेवल में, यानी कि पार्लियामेंट में जो फंक्शन लोकसभा का है, सेम फंक्शन हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेवल में। साथ में ये भी याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीट, सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कुछ सीट रिजर्व किया जाता है, लेकिन OBC को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। इसको चेयर करता है, प्रिसाइड करता है स्पीकर। स्पीकर का चुनाव, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही का चुनाव याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने मेंबर्स होते हैं वे मिल करके अपने बीच में से स्पीकर को चुनते हैं और डिप्टी स्पीकर को चुनते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड हाउस, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में याद रखना है दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल। जो इलेक्टेड होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी कि इनको इलेक्ट किया जाता है जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं उनके द्वारा, इसलिए ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और कुछ कुछ जो मिनिस्टर्स हैं
लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको गवर्नर अपने तरफ से अपॉइंट करती है। इसमें मिनिमम सीट्स 40 है और मैक्सिमम जो है इट शुड नॉट एक्सीड 1/3 सीट्स ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा यानी टोटल सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का टोटल सीट्स से के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का टोटल सीट्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस कहा जाता है, ये याद रखना है। जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। इसमें नेक्स्ट फैक्ट ये याद रखना है कि जो राज्यसभा का पावर है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर वैसे ही होना चाहिए जैसे राज्यसभा का पावर है यूनियन में यानी पार्लियामेंट में, लेकिन ऐसा फैक्चुअल रूप में नहीं है। राज्यसभा को जितना पावर दिया गया स्टेट लेवल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल को राज्यसभा जैसा पावर वो इंजॉय नहीं कर पाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हम लोग देखते हैं स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, जिनका चुनाव उसके मेंबर्स मिल करके करते हैं। इसमें अब हम लोग सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, जिसको मुख्यमंत्री कहा जाता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यूजुअली चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको चुनता कौन है, कैसे वो बनता है, तो इसको याद रखिएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वे सभी मेंबर्स मिल करके अपना लीडर चुनते हैं मेंबर्स के बीच में, और वो जो लीडर होता है वही फाइनली चीफ मिनिस्टर बनता है। एमएलए टर्म याद रखिएगा कि इन दो हाउसेस के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको मेंबर कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसका फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला फंक्शन, मेक लॉज फॉर द स्टेट। ये लॉ बनाता है स्टेट लिस्ट से और कॉन्करेंट लिस्ट से। सेकेंड, पासिस एनुअल बजट ऑफ द स्टेट। स्टेट का एनुअल बजट ये पास करता है। थर्ड, कीप्स अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका एक्टिविटीज़ को चेक करता है ताकि वो मनमानी ना कर सके। पॉइंट नंबर 4, लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन होता है वो नाम मात्र का एडवाइज़री होता है, जो कि उसका कुछ विशेष रोल हम लोग नहीं देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। जस्ट एक एडवाइज़री फंक्शन उनको दिया गया है। पॉइंट नंबर 5, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट को चुनने में, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में उनका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये इसका 5th फंक्शन है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ द गवर्नर। अब हम लोग गवर्नर टॉपिक में आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड का गवर्नर। झारखंड का गवर्नर अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये याद रखिएगा नाम। सबसे पहला फैक्ट हम लोग गवर्नर के बारे में लेंगे कि उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, जिनको एडवाइस करते हैं गवर्नर बनाने के लिए, प्रेसिडेंट उनको फिर अपॉइंट करते हैं, उस स्टेट का गवर्नर बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नर जिस स्टेट का गवर्नर बनाया जाता है जिस आदमी को, वो उस स्टेट का रहने वाला नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई झारखंड का रहने वाला है तो उसको झारखंड का गवर्नर नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट,
ऑल स्टेट वर्क्स आर मेड इन द नेम ऑफ द गवर्नर। एक स्टेट में जितना भी ऑफिशियल काम होता है सब का सब काम गवर्नर के नाम से किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्ट, his position in a state is same as that of the president in the center। जिस तरह से सेंटर में यूनियन में प्रेसिडेंट का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वही महत्व वही रोल गवर्नर का स्टेट में होता है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज पावर्स ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का क्या क्या शक्तियां हैं वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करने का पावर इनको है, और ये किनको अपॉइंट करते हैं? जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का। सेकंड, ही ऑल्सो अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम इनका है। थर्ड पॉइंट, जितने भी हाई पोस्ट हैं स्टेट का उन सभी को अपॉइंट गवर्नर करते हैं। देन पॉइंट नंबर 4, he can address, summon and dissolve legislative assembly। legislative assembly का मीटिंग को बुलाने का काम, उसको एड्रेस करने का काम और डिज़ोल्व करने का काम, बर्खास्त करने का काम गवर्नर कर सकता है। नंबर 5, एक बिल तब तक लॉ यानी कानून नहीं बन सकता है जब तक गवर्नर अपना सिग्नेचर ना कर दे उसमें। पॉइंट नंबर 6, he can issue an ordinance when state legislature is not in the session। जब स्टेट लेजिस्लेचर अपना सेशन में नहीं है तो गवर्नर उस पीरियड में अपना ऑर्डिनेंस यानी कानून ला सकता है। नेक्स्ट इज नंबर 7, he can reduce or pardon the punishment awarded to a criminal। एक क्रिमिनल को जो पनिशमेंट दिया जाता है उस पनिशमेंट को वो कम कर सकता है या पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। लास्ट पॉइंट, डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है? अपने मन से वो फैसला, अपने विवेक से फैसला लेने को हम डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। यानी गवर्नर अपने मन से फैसला ले सकता है, जैसे रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। और प्रेसिडेंट रूल लागू करने के लिए उसको चीफ मिनिस्टर का एडवाइस लेने का ज़रूरत नहीं है, अपने मन से वो ये फ़ैसला ले सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस तरह से गवर्नर को उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, अगर वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा, असंवैधानिक काम कर रहा है तो उसे उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करे कि आप उस गवर्नर को, उस स्टेट के गवर्नर को हटा दीजिए, तो वैसे में प्रेसिडेंट गवर्नर को हटा देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट किसी गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही करता है, तो उसके एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से प्रेसिडेंट एक गवर्नर को उसके पोस्ट से हटा भी सकता है। सो दिस मच स्टूडेंट टुडे, एंड टुमारो वी शैल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर नंबर 19। वी आर इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द चैप्टर नंबर 19, आवर state governments। Now our next heading is the chief minister and his council of ministers। चीफ मिनिस्टर के बारे में हम लोग बात किए थे कि चीफ मिनिस्टर को चुनते कौन है। दरअसल जो मेजॉरिटी पार्टी होता है, मेजॉरिटी पार्टी के सभी मिनिस्टर्स मिल करके अपना लीडर चुनते हैं और वही लीडर बन जाता है चीफ मिनिस्टर। गवर्नर उसी लीडर को अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर के रूप में। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करता है कि उनका मिनिस्टर कौन कौन रहेगा, और उसके बाद गवर्नर मिनिस्टर्स को चुनते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ
the chief minister, and all those ministers become the council of ministers of the chief minister. अब हम लोग चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ये दोनों पोस्ट का अंतर को समझ लेते हैं. जहां गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर जहां पूरे स्टेट का हेड होता है, वहीं चीफ मिनिस्टर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. वो सरकार का, राज्य सरकार का हेड होता है चीफ मिनिस्टर. लेकिन पावर का अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर इंजॉयज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर. रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहता है? चीफ मिनिस्टर के पास रहता है. फिर गवर्नर, गवर्नर का पोजीशन कैसा है? गवर्नर इज ओनली द नॉमिनल हेड. ही एक्ट्स लाइक अ पपेट. वो कठपुतली की तरह काम करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेजेंट में झारखंड यानी हम लोगों का स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है? नाम याद रखिएगा, हेमंत सोरेन. अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है? एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में ये एक कड़ी का काम करता है, लिंक का काम करता है. Number 2, Chief Minister advises Governor to appoint the ministers of the state. उन्हीं के एडवाइस से गवर्नर सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. Number 3, he can ask his ministers to resign from their posts. अगर वो किसी मिनिस्टर से संतुष्ट नहीं है तो उसको उसके पोस्ट से रिजाइन देने के लिए कह सकता है. नेक्स्ट, he allot portfolios. वो portfolios अलग अलग डिपार्टमेंट्स देता है मिनिस्टर्स को, and controls the activities of the ministers. सभी मिनिस्टर्स के एक्टिविटीज को चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करता है. लास्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, इफ चीफ मिनिस्टर रिजाइंस फ्रॉम हिज पोस्ट, अगर चीफ मिनिस्टर अपने पोस्ट से रिजाइन करता है तो उस केस में ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन. सभी मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होता है और इस तरह से गवर्नमेंट फॉल हो जाता है और फ्रेश इलेक्शन किया जाता है स्टेट में. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में एक बात दिमाग में रखिएगा बच्चों कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मिनिस्टर्स, मंत्रियों का समूह. काउंसिल मतलब होता है समूह, ग्रुप. तो किसी भी स्टेट को रन करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही मेन होते हैं. चूँकि वो मंत्रियों का समूह है इसलिए पूरा स्टेट को चलाने का मेन काम, मुख्य जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है. इनका फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. पॉइंट नंबर 1, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट. पूरे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को चलाने का जिम्मेदारी इनके ऊपर है. पॉइंट नंबर 2, एग्जीक्यूट्स लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली. किसी भी स्टेट में लॉ बनाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो लॉ या लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी डिसीजन उनको एग्जीक्यूट करने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है. जो कानून बनाया जाता है, कानून को लागू करने, एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना, लागू करने का काम कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नंबर 3, फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज फॉर द स्टेट. एक स्टेट का डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसीज होना चाहिए, उन सब पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने का काम यानी बनाने का काम. पॉलिसीज का मतलब है नीति. नीति बनाने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंधों पर होता है. वे लोग ही नीति बनाते हैं और राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं. नंबर 4, गिव एडवाइस टू द गवर्नर.
गवर्नर को सुझाव देने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, यानी कि गवर्नर मुख्य रूप से वही काम करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको सुझाव देते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 5, मेक लॉज बेस्ड ऑन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट्स। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5 मिलता जुलता है। पॉइंट नंबर 5, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक बहुत बड़ा काम है लॉ बनाना स्टेट के लिए, कानून बनाना स्टेट के लिए। कानून कौन सा सब्जेक्ट्स में बनाया जाता है? उन सब सब्जेक्ट्स में जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है और जो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड है। कॉन्करेंट लिस्ट आप लोगों को याद होगा, हम बताए थे आप लोगों को, कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बनाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट दो लिस्ट से लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट हेडिंग, यूनियन टेरिटरीज। There are 8 union territories in our country. Let us see the name of those 8 union territories, and we shall talk about all the 8 union territories one by one. Number 1 is Delhi. दिल्ली के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली इंडिया का कैपिटल है और ब्रिटिश टाइम में दिल्ली को 1911 में कैपिटल बना दिया गया था कलकत्ता के बदले में। पहले कलकत्ता कैपिटल हुआ करता था, 1911 में दिल्ली कैपिटल बना। दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ये याद रखिएगा। और वो उस स्पेशल स्टेटस के तहत दिल्ली यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर होंगे और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि दिल्ली एरिया को वो संभालेगा, लेकिन यूनियन के द्वारा वो रूल किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ पुडुचेरी। पुडुचेरी का पुराना नाम है पौंडीचेरी। पुडुचेरी एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, फ्रेंच इसमें रूल करते थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और काफ़ी सालों तक इसको अपना हेडक्वार्टर बना करके रखे थे फ्रेंच, जिससे फ्रीडम मिलता है 1954 में, और उसके बाद ही पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी बन पाता है इंडिया का। थर्ड इज़ चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो स्टेट का कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा, दोनों ही का कैपिटल है, लेकिन ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाता है क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। 1956 में चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बना इंडिया का। देन नेक्स्ट इज़ लक्षद्वीप, जिसका पुराना नाम है लक्षद्वीप, यानी लाखों का द्वीप। वैसे इस द्वीप में, लक्षद्वीप में 11 आइलैंड्स ऐसे हैं जिसमें लोग रहते हैं, बाद बाकी आइलैंड्स में लोग नहीं रहते हैं। ओके, नंबर 5 इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 500 आइलैंड से ज़्यादा है यहाँ, और ये एक यूनियन टेरिटरी के रूप में है विथ पोर्ट ब्लेयर एज इट्स कैपिटल। नेक्स्ट इज दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। दादर एंड नगर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी था और दमन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरी था, लेकिन 26 जनवरी 2020 इसी साल इसको दोनों को मर्ज करके इसको क्या नाम है, एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यहाँ पे ये 4 आइलैंड्स हैं, दादर, नगर हवेली, थर्ड इज़ दमन एंड फोर्थ इज़ दीव।
यहाँ पे पोर्चुगीज रूल करते थे, पोर्चुगीज का कॉलोनी ये हुआ करता था, जिसको 1961 में पोर्चुगीज से आज़ादी मिलती है और सेम ईयर 1961 में ये इंडिया का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर नंबर 7, जिसको हाल ही में यूनियन टेरिटरी बनाया गया अक्टूबर 2019 में। लद्दाख भी सेम मंथ एंड ईयर में यूनियन टेरिटरी बना, यानी कि अक्टूबर 2019 में। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द यूनियन टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री। और एक बात याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र इसको रूल करती है, इसीलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार का रूल है यहाँ पे अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टेढ़ा है, यूजुअली मिस्टेक करते हैं सभी लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग में। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी को गवर्न करता है अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। दिल्ली का एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, जो कि आईएएस है, ये नाम याद रखिएगा। ओके, दिल्ली के बारे में बात करें, दिल्ली को एनसीटी कहा जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ये स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता है, और अभी यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाउ आवर लास्ट हेडिंग इज इंडियन फेडरेशन। फेडरेशन वर्ड का मतलब आप लोग जरूर से याद रखिएगा। व्हेन अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मोर देन वन यूनिट, तो उसको फेडरेशन कहा जाता है। जैसे यूनियन में और स्टेट गवर्नमेंट में डिवीज़न हुआ तो हम लोग इंडिया को फेडरल कंट्री कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक कंट्री को जब बहुत सारे हिस्सों में बांटा जाता है तो वो फेडरेशन कहलाता है। तो हमारे कंट्री का भी वही सिस्टम है। सबसे टॉप में यूनियन गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ गवर्न करते हैं। फिर स्टेट को फर्दर डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट जो कि डीसी कंट्रोल करता है। डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो पूरा कंट्रोल करता है एक डिस्ट्रिक्ट को। एंड लास्ट इज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम चलता है। सो दिस मच अबाउट the chapter 19, our state governments. Then in our next class we shall start the exercise part. Till then, goodbye to all of you. Today we are going to start the exercise of chapter number 19, our state governments. So let us start the exercise. First of all, part A. Part A is pick the correct option. Number 1, किसी भी स्टेट का गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट विधान परिषद? विधान परिषद को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 4 में से एक हम लोगों को चुनना है। आंसर इज डी, मिनिमम एज ऑफ इट्स मेंबर इज 25 ईयर्स। 25 ईयर्स गलत है, 25 ईयर्स नहीं है। कितना होता है विधान परिषद का? 30 ईयर्स, याद रखिएगा। नंबर 3, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 500 और मिनिमम 60 होता है, याद रखिएगा। नंबर 4, द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द। यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली कौन एडमिनिस्ट्रेशन देता है? आंसर इज यूनियन गवर्नमेंट। नंबर 5,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी? कौन यूनियन टेरिटरी नहीं है? चार ऑप्शन में से जैसे चंडीगढ़, दिल्ली ये सब दिया हुआ था, उसमें आंसर है बी, गोवा। गोवा याद रखिएगा 1987 में इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। नाउ लेट अस मूव टू पार्ट बी। पार्ट बी इज fill in the blanks. Number 1, in case of constitutional breakdown, अगर constitutional breakdown होता है स्टेट में तो कौन सा रूल इम्पोज होता है? आंसर इज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गया तो उस केस में उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन समझा जाता है और वहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। नंबर 2, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, कितने स्टेट में विधान परिषद हैं? सो आंसर इज 6 स्टेट ऐसा है जिसमें विधान परिषद है। केवल 6 स्टेट्स इंडिया में ऐसा है जिसमें कि विधान परिषद भी है। नंबर 3, द गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल इज कॉल्ड डैश। स्टेट लेवल का गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट, उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। नंबर 4, देयर आर डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज। ये आप लोगों को याद होगा 28 स्टेट्स है इंडिया में और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लास्ट, द मेंबर्स ऑफ ए विधान सभा आर इलेक्टेड बाय द डैश डायरेक्टली। विधानसभा के मेंबर्स जो हैं, जिनको हम लोग एमएलए कहते हैं, उनको डायरेक्टली कौन चुनता है? दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। So this much today, and tomorrow we shall take up part C and part D. Till then, goodbye to all of you. Now let us start the exercise of part C of the chapter number 19, our state governments. Part C is related with true or false. So we have to mention whether the statement is true or false. Let us start. Question number 1. The state government can make laws only on the concurrent list. इसमें बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर है लॉ बनाने का केवल कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट से। इट इज़ फॉल्स, ये फॉल्स है इसलिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट के साथ स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स में लॉ बना सकती है। यहाँ पे केवल कॉन्करेंट लिस्ट लिखा हुआ है इसलिए ये फॉल्स है। नंबर 2, द गवर्नर अपॉइंट्स करते हैं लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज CM, चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसी को चुनते हैं चीफ मिनिस्टर के रूप में। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। और इसमें याद रखिएगा कि जो मेजॉरिटी पार्टी किसको बोलते हैं? मेजॉरिटी पार्टी उस पार्टी को बोलते हैं जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिलता है और वही मेजॉरिटी जो पार्टी है वही गवर्नमेंट बनाता है, वही रूलिंग पार्टी बनता है। तो उसका लीडर को चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। उसका लीडर यानी कौन होता है? जो मेजॉरिटी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं वे MLA कहलाते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वे सभी मिल कर के अपना लीडर चुनते हैं और वही लीडर बनता है चीफ मिनिस्टर। नंबर 3, दिल्ली हैज़ एन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली के पास अपना इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है। इट इज़ ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, बिल्कुल ही सही है। याद रखिएगा यहाँ पर बच्चों कि यूनियन टेरिटरीज़ टोटल 8 है, उसमें से 3 यूनियन टेरिटरीज़ ही ऐसे हैं
जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करता है। कौन कौन है वो? एक तो दिल्ली है, दिल्ली के अलावे याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ अभी इलेक्शन होने वाला है, होगा, अभी डेट नहीं निकला है उसका। तो यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर के अलावा पुडुचेरी, यानी कि 3 यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। नंबर 4, द विधान सभा इज अ परमानेंट हाउस। विधान सभा एक परमानेंट हाउस है, ये गलत है, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि विधान परिषद परमानेंट हाउस है, विधान सभा परमानेंट हाउस नहीं है। विधानसभा को लोअर हाउस कहते हैं और विधान परिषद को अपर हाउस कहते हैं। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल वो एक परमानेंट हाउस है, ये याद रखिएगा। इसमें चूंकि विधानसभा को परमानेंट हाउस कहा जा रहा है इसलिए ये फॉल्स है। नंबर 5, द टर्म ऑफ ईच मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 years। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं सभी का टर्म पीरियड है 6 years, ये ट्रू है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का याद रखिएगा कि जितने भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका 5 years है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 6 years है। नाउ लेट अस मूव टू पार्ट डी। नाउ पार्ट डी is short type question and answer. So let us start. Question number 1, what is the minimum age to be the governor of a state? एक स्टेट का गवर्नर होने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? आंसर है 35 years, याद रखिएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि स्टेट का गवर्नर होने के लिए 35 years एज चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए भी 35 years का एज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्या एज होना चाहिए? आंसर है 25 years। साथ में ये भी याद रखिएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए भी 25 years ही एज होना चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ही फाइनली चीफ मिनिस्टर बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मीटिंग्स होते हैं उसको प्रिसाइड कौन करता है, यानी चेयर कौन करता है? आंसर है स्पीकर। यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं एमएलएज, वे लोग अपनी बात स्पीकर के सामने रखते हैं, स्पीकर को एड्रेस करते हैं। ये स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, कैसे बनता है स्पीकर? दरअसल सबसे पहले जब एमएलए वगैरह सब बन जाते हैं तो वे लोग अपने बीच में से वोट देते हैं और उनके वोटिंग से ही स्पीकर फाइनली चुना जाता है और बनता है। तो स्पीकर का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में लिंक का काम कौन करता है बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? आंसर है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एक ब्रिज का काम करता है, लिंक का काम करता है, किसके बीच में? गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। यानी जो कुछ भी सजेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देना होता है गवर्नर को, वो सारा सजेशन थ्रू चीफ मिनिस्टर गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर की सारी बातें, जो कुछ भी उनको डायरेक्शन देना होता है, वो सारी बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास चीफ मिनिस्टर के जरिए जाता है।
Now last question, who appoints the chief minister of a state? स्टेट का चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं? आंसर है गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और साथ में ये भी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जिसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर कौन होता है? वो जो मेजोरिटी पार्टी होता है, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है, उसी लीडर को गवर्नर चीफ मिनिस्टर के रूप में चुनते हैं। सो दिस मच टुडे, एंड टुमारो we shall start part E of this chapter. Till then, goodbye to all of you. Today we are going to start the exercise of part E of the chapter number 19, our state governments. Let us take up the first question. Question number 1. Mention 3 functions of the state legislature. हमें 3 functions बतानी है स्टेट लेजिस्लेचर का। सबसे पहले ये समझ लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब है कि वो हाउस जो कि स्टेट के लिए लॉ बनाती है। हमें ये बात पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में या तो एक ही हाउस रहता है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि 28 स्टेट्स में पाया जाता है, या फिर किसी किसी स्टेट्स में, जैसे हमारे कंट्री में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां सेकंड हाउस भी पाया जाता है, और सेकंड हाउस का नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका 3 फंक्शंस हमें बताना है। सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। पूरे स्टेट के लिए ये लॉ बनाती है ऑन द सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स में? ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में है उसमें लॉ बनाती है, और जो सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में है उसमें लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स शामिल है? फॉर एग्जांपल स्टेट लिस्ट में पुलिस है, फिर बैंकिंग है, ये सब स्टेट लिस्ट में शामिल है। टोटल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में हम लोग देखे थे 66 है। दूसरी तरफ कॉन्करेंट लिस्ट का हम लोग बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स वैसा सब्जेक्ट्स है जो कि कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए। कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, सक्सेशन हो गया, एडॉप्शन हो गया, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। नाउ लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 2. इट पासेस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट। स्टेट का एनुअल बजट स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है हर साल। तो एनुअल बजट क्या है? एनुअल बजट यानी कि स्टेट का जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर होगा कमिंग ईयर के लिए, उसका प्लानिंग करना बजट कहलाता है। तो हर साल का बजट यानी एनुअल बजट पास करने का काम स्टेट लेजिस्लेचर का होता है। नंबर 3, इट कीप्स अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक्टिविटीज को चेक करता है कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। कैसे चेक करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक्टिविटीज को? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्चुअली रूलिंग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कि पूरे स्टेट को रूल करते हैं। और ये याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर में केवल जो रूलिंग पार्टी है वही नहीं रहता है बल्कि अपोजिशन भी रहते हैं। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो काम करते हैं वे अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए आंसरेबल रहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। यानी कि उनसे जो अपोजिशन लोग हैं वे लोग क्वेश्चन करते हैं कि उनका काम का क्या प्रोग्रेस है और उनको
आंसर देना पड़ता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक्टिविटीज़ को स्टेट लेजिस्लेचर चेक करता है, यानी मनमानी करने से रोकता है। Now let us see question number 2. Question number 2 is describe the powers of the governor of a state. गवर्नर का पावर्स के बारे में हम लोगों को बतलाना है। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। गवर्नर का फर्स्ट पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर कौन होता है? वो होता है लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, यानी कि जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उसी को गवर्नर चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है। नंबर 2, ही ऑल्सो अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो जाने के बाद चीफ मिनिस्टर सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है गवर्नर को कि वो किस किस मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 3, एक स्टेट में जितने भी हाई पोस्ट्स होते हैं, जितने भी हाई पोस्ट्स होते हैं सभी को अपॉइंट करने का काम गवर्नर का होता है। नंबर 4, ही कैन एड्रेस समवन एंड डिसॉल्व। वो एड्रेस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली हो, स्टेट लेजिस्लेचर को जब कभी भी उनको कुछ बोलना हुआ, स्पीच देना हुआ, तो वो अपने मन से मीटिंग बुला सकता है और एड्रेस कर सकता है हाउस को। समवन का मतलब है मीटिंग कॉल करना, उसको पावर है कॉल करने का। एंड डिसॉल्व मतलब डिसमिस करना, बर्खास्त करना, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेटिव असेंबली को वो डिसॉल्व करने का पावर रखता है। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 5, एवरी बिल passed by the legislative assembly becomes a law only after the consent of the governor। मतलब क्या हुआ? हर बिल जो कि लॉ बनने के लिए रखा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो तब तक लॉ नहीं बनता है जब तक गवर्नर का सिग्नेचर उसमें नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक गवर्नर का सहमति नहीं होता है तब तक कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता है। बिल वर्ड को याद रखिएगा, बिल वो डॉक्यूमेंट है जो कि हाउस में रखा जाता है लॉ बनने के लिए, यानी लॉ तब बनता है जब गवर्नर अपना सिग्नेचर करता है, और सिग्नेचर से पहले वही लॉ, चूँकि गवर्नर का सिग्नेचर नहीं हुआ रहता है इसलिए वो बिल कहलाता है, यानी कि गवर्नर का सिग्नेचर से पहले उस डॉक्यूमेंट को बिल कहा जाता है। नंबर 6, गवर्नर को पावर है कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है वो जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है। ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है? इसको हिंदी में कहते हैं अध्यादेश, यानी कि वो अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश यानी लॉ, वो टेम्पोरेरीली लॉ ला सकता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली वो सेशन में नहीं है, उस कंडीशन में। नाउ नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 7, गवर्नर को पावर है कि अगर किसी भी क्रिमिनल को डेथ पनिशमेंट मिला है तो उसका पनिशमेंट को कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, और पार्डन मतलब माफ़ कर सकता है किसी भी पनिशमेंट को जो कि क्रिमिनल को अवॉर्ड किया गया हो। लास्ट पॉइंट, नंबर 8, द गवर्नर हैज़ सम डिस्क्रेशनरी पावर्स। गवर्नर को
कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स रहता है। डिस्क्रिशनरी पावर का क्या मतलब है? वैसा पावर जो कि वो अपने विवेक के आधार पर ले सकता है, खुद फैसला ले सकता है। वैसा भी पावर गवर्नर को अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल रहा है तो वैसे में वो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकता है, प्रेसिडेंट को लिख करके भेज सकता है और गवर्नर के फैसले से उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। तो इस तरह से पार्ट ई क्वेश्चन नंबर 1 and 2 हम लोग कवर किए। टुमारो वी शैल टेक अप द रेस्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ई। टिल देन, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। We are doing part E, chapter number 19, our state governments, and today we have to start question number 3. Let us directly move to question number 3. Question number 3 is, when is the president's rule imposed in a state? किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल किन परिस्थितियों में लागू की जाती है? तो आंसर है, प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में इम्पोज की जाती है अंडर आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 याद रखना है। ऑन दी फॉलोइंग ग्राउंड, ये अगर ग्राउंड हो, 3 ग्राउंड हम लोग लिख रहे हैं, अगर इसमें से कोई भी ग्राउंड प्रिवेल करता है किसी भी स्टेट में तो प्रेसिडेंट रूल लागू की जाती है उस स्टेट में। प्रेसिडेंट रूल लागू करते हैं कौन? प्रेसिडेंट को पावर है प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लागू करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बिफोर द प्रेसिडेंट बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट का गवर्नर अगर प्रेसिडेंट रूल के लिए अनुशंसा करते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट रूल लागू कर देते हैं। गवर्नर कब अनुशंसा करते हैं? If a state fails to function according to the constitutional norms, अगर कोई भी राज्य constitutional norms के अनुसार फंक्शन नहीं कर रहा है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। याद रखिएगा बच्चों कि वर्ल्ड का चाहे कोई भी कंट्री हो, हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अनुसार ही चलना पड़ता है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। इफ अ विनिंग पार्टी, इलेक्शन में जो पार्टी जीत जाती है, और अ कॉलिशन, अगर कोई कॉलिशन मिल करके, कॉलिशन का मतलब होता है मिली जुली पार्टी, यानी कि जब एक से ज़्यादा पार्टी मिल जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, तो उसको कॉलिशन कहते हैं। हमारे कंट्री में 2 कॉलिशन है, एक का नाम है यूपीए और दूसरा का नाम है एनडीए। तो अगर वे कॉलिशन हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो फेल हो जाती है टू प्रूव इट्स मेजोरिटी, अपना मेजोरिटी को साबित करने में अगर असफल हो जाती है इन द हाउस, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन दैट स्टेट। उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, इफ एन इलेक्शन इज पोस्टपोन्ड, अगर कोई इलेक्शन, मान लीजिए 5 साल के बाद किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, अगर वो किसी कारण से पोस्टपोन्ड हो गया फॉर अनअवॉइडेबल रीजन्स, ऐसा रीजन के कारण जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, लाइक वार और नेचुरल डिजास्टर। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चाइना के बीच में वार हो गया, वैसा परिस्थिति में, या फिर कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ गया जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो वैसा परिस्थिति में हम लोग वैसा परिस्थिति में क्या होता है, इलेक्शन को फर्दर डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है
और उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एनलिस्ट 5 फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट। हम लोगों को 5 फंक्शंस बताना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, किसी भी स्टेट का। तो 5 फंक्शंस में पॉइंट नंबर 1, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। किसी भी स्टेट का कानून व्यवस्था को कायम रखना इसका पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पॉइंट नंबर 2, एग्जीक्यूट्स लॉज एंड डिसीजंस मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो कुछ भी लॉज बनाता है यानी कानून बनाता है, या जो कुछ भी डिसीजंस लेता है यानी फैसला लेता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम, एग्जीक्यूट मीन्स लागू करने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। पॉइंट नंबर 3, इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए पॉलिसीज यानी नीतियां बनाने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। नंबर 4, गिव्स एडवाइस टू द गवर्नर। गवर्नर को सुझाव देने का काम इसका है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। लास्ट नंबर 5, मेक्स लॉज। कानून बनाने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक बहुत बड़ा वर्क है, फंक्शन है। मेक लॉज विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के हेल्प से वो कानून बनाता है। स्टेट लेजिस्लेचर विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाउसेस, विधानसभा एंड विधान परिषद। इन हाउसेस के मदद से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लॉ बनाता है बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट। आप लोगों को याद होगा स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स कितने हैं टोटल, 66 स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में, एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स वैसा सब्जेक्ट्स है जो कि कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है स्टेट के लिए और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के लिए। कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 47 सब्जेक्ट्स है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट्स और स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट्स पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट लेजिस्लेचर के हेल्प से लॉ बनाता है। सो दीज आर द 5 functions of the council of ministers. Now question number next question is question number 5. Why should state governments be given more powers? State governments को ज़्यादा पावर दिया जाना चाहिए, क्यों? हम लोग 3 पॉइंट ले रहे हैं। The state government should be given more powers because point number 1, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। स्टेट गवर्नमेंट का कनेक्शन डायरेक्टली है किससे, विद द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन्स। जो सिटीजन किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं उनका सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर से सीधा कनेक्शन स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, इसलिए उनको ज़्यादा पावर दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल। वे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं फॉर द कल्चर एंड वैल्यूज़ ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। स्टेट का जो पॉपुलेशन होता है उनकी संस्कृति और उनके मूल्यों से को लेकर के ज़्यादा जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलना चाहिए, ये जरूरी है। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। इन अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया हमें पता है कि एक वास्ट कंट्री है जहाँ डाइवर्सिटी भरी हुई है, चाहे आप लैंग्वेज को ले लीजिए या रिलीजन को ले लीजिए, लैंग्वेज को ले लीजिए, हर फील्ड में हम डाइवर्सिटी पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी
इन अनेकताओं को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा ठीक तरह से उनको हैंडल कर सकते हैं. दे कैन रिप्रेजेंट मोर मीनिंगफुली एंड इफेक्टिवली. जो डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में नज़र आती है उसको ज़्यादा सही रूप से स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलना ज़रूरी है. फिर और एक बात याद रखिएगा, इंडिया एक फेडरल कंट्री है. फेडरल कंट्री का मतलब होता है वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट has this same type of responsibility and power as that of the state government. फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने अपने क्षेत्र में फ्रीडम के साथ काम कर सकें फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. उसमें इक्वालिटी और ऑटोनोमस होना बहुत ज़रूरी है. So this much in this chapter, and in our next class we shall take up a new chapter. Till then, goodbye to all of you.